हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और ऊपर वाले से हमेशा दुआ करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जल्दी से जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। जिस एग्ज़ाम के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर से वो एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं और पीसीएस के लिए, मैं उन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ थर्ड पार्ट के साथ ज्योग्राफ़ी के, और मैं आज ये कोशिश करूँगा कि हम इसको आज मुकम्मल कर देंगे। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि यूँ तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत मुख्तसर वक्त में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसकी मोटी मोटी सी बातें ओवरऑल मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। आपने वो नोट डाउन की भी होगी, और अगर नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरी दो पीछे जो वीडियोस आई हैं ज्योग्राफ़ी के ऊपर, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स और आपके लिए लिखे हैं, वो ज़रा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इस पर कुछ रोशनी डाल दूँगा। फिर बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर इसको कई मरतबा रिवाइंड करके देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि ज्योग्राफ़ी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो पार्ट होता है, जो पहला हिस्सा है, वो है सबसे पहला पहाड़ी क्षेत्र। यानी इससे पॉइंट ये है कि वहाँ पर कुछ खेती वगैरह तो हो नहीं सकती, ना मकानात बन सकते हैं, तो लेकिन क्योंकि वो भी एक हिस्सा है तो उसको पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है मैदानी क्षेत्र, जो कि कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। जिस तरह की भी खेती की ज़रूरत पेश आती है, कभी हम गेहूँ बोते हैं, कभी हम चावल बोते हैं, कभी दूसरी जो क्रॉप्स होती हैं वो हम उसके अंदर पैदा करते हैं। ये कुदरत ने इस ज़मीन को सेकंड नंबर पे जो है, जिसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं, इसको कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। इसमें इंसानों का कोई दखल नहीं है, बल्कि ये कुदरत ने, ऊपर वाले ने इस ज़मीन को इसी तरीके से शेप में रखा है कि इसमें खेती बाड़ी की जा सकती है। अब तीसरे पार्ट पर अगर आएंगे, इसको कहते हैं पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र, इसमें ना पहाड़ और ना मैदान, थोड़ा सा ऊंचा, यानी रहने के लिए। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। इसमें ये जो पॉइंट है ज़रा सा देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा नीचे होता है, और ज़मीन से इसकी जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर ऊंचा होना चाहिए। उसको पठारी क्षेत्र बोलते हैं। अगर उससे कम है तो वो फिर इस कैटेगरी में आ जाता है, सेकंड वाले में, जिसको हम कृषि कहते हैं, खेती बाड़ी जो फार्मिंग के लिए होता है, फिर ये फार्मिंग के लिए आ जाएगा। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा चारों, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इसको ज्योग्राफ़ी को 4 पार्टों में बांटा हुआ है, तो कौन सा खेती के लिए होता है, कौन सा रहने के लिए होता है, कौन सा पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो ये वाला जो तीसरा वाला है, इसको कहते हैं पठारी क्षेत्र। यानी कि इसमें इसकी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ नहीं होती, एक जैसी होती है, एक जैसी। तो इसमें आप ये जो है रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मकानात बनते हैं, दुकान बनते हैं, रोड्स बनते हैं। ये जगह रेजिडेंशियल भी इसको आप कह सकते हैं, ये रेजिडेंशियल प्लेस कहा जा सकता है। अगर आप कृषि वाली में मकान बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से ज्योग्राफ़ी को एक्सप्लेन किया गया हुआ है, जिस तरीके से इसको यूज़ करते आ रहे हैं एक मुद्दत से, यही तरीका है कि ये जो तीसरा वाला हिस्सा है, जिसको पठारी क्षेत्र कहते हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा होता है, ताकि पानी का जो निकास होता है, जो नाली वगैरह होती है, ड्रेन सिस्टम भी दुरुस्त होना चाहिए रहने के लिए। अगर आप नीचे मकानात बना लेंगे या दुकान बना लेंगे तो पानी की और ये बरसात की जो होती है, सब दिक्कतें जो भी दूर रहेगी। इसलिए रेजिडेंस के लिए जो जगह चुनी जाती है वो 3rd नंबर पर आती है। और इसकी ऊंचाई एक मरतबा मैं फिर बयान कर दूं, इसकी ऊंचाई का भी इसको मुकर्रर किया हुआ है कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये 2nd नंबर में शुमार हो जाएगी, कृषि वाली में शुमार हो जाएगी। तो इसकी जो नौइयत है, जो सिचुएशन है, वो ये कि 1000 मीटर ऊंची होनी चाहिए। अगर कम है तो फिर ये मैदान में शुमार होता है, उसमें काउंट हो जाएगी।
फिर ये मैदान में आ जाएगी। मैदान से मतलब कृषि की जगह में आ जाएगी। ये फिर कृषि वाली ज़मीन में ही ये शामिल हो जाती है अगर इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, यानी कि 900, 800, 700 इस तरीके से है। फिर चौथे को देखते हैं, इसको कहते हैं जटियल मैदान, यानी समंदर के तट पर, जिसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन, इसको कहते हैं इंग्लिश में कोस्टल प्लेन। और इसमें एक तरफ लक्षद्वीप है, जो इसकी नौइयत है, जो सिचुएशन है, जिस तरह वो सिचुएटेड है, एक तरफ लक्षद्वीप है और एक तरफ है अंडमान निकोबार। ये जोग्राफिकल फैक्टर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दोनों, ये जो दोनों पार्ट है, ये यानी कोस्टल वाले जो हमने लिखा है कोस्टल प्लेन, और ये, इसको भी हम इसी में शामिल करते हैं, इसी में काउंट करते हैं। अदरवाइज़ ये 5वां पार्ट हो जाता। तो इसको जो है यहाँ हमने लिखा है, इस क्षेत्र को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। इसके लिए अलग से कैटेगरी नहीं है, अदरवाइज़ फिर हम यहाँ पर 5 लिखते कि ज्योग्राफी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 5 में नहीं बल्कि 4 में ही है। इसको इसी के अंदर शुमार कर लिया जाता है, इसी में शामिल कर लिया जाता है। चंद चीज़ें मैंने और इसमें लिखी हैं जो अक्सर पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिएगा, जहन में रख लीजिएगा, बाद में अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। देखिएगा, ये जो सूर्य है, जिसको हम सूरज कहते हैं, सन कहते हैं, इसको एक ये गैसीय गोला, इसको तस्वुर किया जाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो गैसेस पाई जाती है, वो इस तरह से है। हाइड्रोजन 71% है, हेलियम 27.5% है, ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन एंड आयरन, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये सूर्य के अंदर, सूरज के अंदर पाई जाती है। इसके जो रेशो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं जो हमने पढ़ा था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा डिफरेंस भी हो। जैसे ये 71% है, तो कहीं कहीं 73% भी लिखा हुआ है। बहरहाल ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। सेकंड पर आ जाइएगा, जो सूर्य की उम्र है, जो उसकी एज बताई है, जो किताबों में लिखा है, मैं वो बयान कर रहा हूँ। उसमें लिखा है 5 बिलियन साल। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, 5 बिलियन का मतलब हो गया 5000 मिलियन। तो अब आप 1000 मिलियन से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने हिसाब से गुना और भाग करके देख लीजिए, आपके सामने सूरज की उम्र आ जाएगी जो किताबों में लिखा हुआ है। इस पर बहस नहीं करनी कि क्या हकीकत में सूरज इतना पुराना है, तो ये फिर किसी और मर्तबा बात करेंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और है, ये सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है, ज़मीन तक, सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, वो मैंने लिखा है, देख लीजिएगा। 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूरज से रोशनी आते आते इतना वक्त लगता है। तो ये चीज़ें चंद हैं, इनको आप कहीं ना कहीं उतार लीजिएगा। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो सूर्य के बारे में लिखा है, इसको लिखा है कि ये 13 लाख गुना ज़मीन से, अर्थ से, इस लैंड से जिस पे हम रहते हैं, 13 लाख गुना बड़ा है। अब जैसे लिखा गया है, जैसे पढ़ा है और पढ़ाया जा रहा है, उसी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये तो तहकीक किसी ने भी नहीं की है, सबका एक अनुमान है, अपना एक आइडिया है, एक गैस है, सबका नज़रिया है कि 13 लाख गुना बड़ा है या नहीं। ये तो जब मुमकिन हो सकता है जब कोई आदमी सूरज पे जाए और वहाँ जाकर उसको देखे बाहर से, कहीं से, किसी तरीके से, अगर मुमकिन हो, क्योंकि उसके अंदर उसका जो तापमान है वो इतना गर्म है, तो वहाँ तो जा ही नहीं सकता आदमी। तो ये सबके अपने कयास हैं, सबके आइडियाज़ हैं। तो इन्होंने जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया कि 13 लाख गुना बड़ा। तो बहरहाल इस पे फिर कभी बात करेंगे। और आखिर में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछ ली जाती है, ये जो उसकी ऊंचाई है, ये लिखा है 1.39 मिलियन माइल्स। ये यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा आप, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको गुना भाग करके देख लीजिएगा। ये इतना जो मैंने पढ़ा था वो आपके सामने बयान कर दिया है, ये लिखा हुआ है, आप ये नोट कर लीजिएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि सूर्य की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने महसूस की थी
ये मैंने आपके सामने पेश कर दी है। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने शुरू में भी बताया था, इसको बयान करने के लिए तो बहुत सारा वक्त चाहिए और बहुत सारी एपिसोड्स चाहिए। इसको कम से कम 20 या 25 पार्ट्स में जाके ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये मुकम्मल होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें मैथमेटिक्स भी शामिल है और फिज़िक्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो जाहिर सी बात है ये तीनों सब्जेक्ट भी अपने अंदर बड़े बहुत गहरे हैं, बहुत डेप्थ वाले हैं, बड़े वास्ट हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं या फिज़िक्स की, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस बन जाएगी और ये भी ज्योग्राफी का पार्ट बना हुआ है। तो मिनी साइंस इसको हम कह सकते हैं, ज्योग्राफी को मिनी साइंस भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने इसको आपको ओवरऑल इसका एक इम्प्रेशन आपको दे दिया है, थोड़ा समझा दिया है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके काम आएगा। तो बस आज इतना ही, कल फिर मैं दूसरे चैप्टर के साथ कोई और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक दी विनर्स सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो बराए करम ये ज़रूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ आपकी तरफ उन लोगों तक भी ये मेरा मैसेज और पैगाम पहुँच जाए जो इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं UPSC या PCS की। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।